प्यारे बच्चों, इसके पहले के अंक में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे गोलीय दर्पण का सूत्र, फोकस दूरी और आवर्धन का ज्ञात किया जाता है, और साथ ही साथ यह भी ज्ञात किया था कि इनके आवर्धन और फोकस दूरी की विभिन्न दूरियों के चिन्हों को कैसे निर्धारित करते हैं। तो आज हम लोग अपने नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, जो कि प्रकाश की किरणों का प्रमुख गुण है। अब इसमें परावर्तन के पश्चात प्रकाश का एक अन्य गुण है जो बहुत ही महत्वपूर्ण और एक बेसिक अवधारणा है जो प्रकाश तरंगों की प्रकृति को निर्धारित करती है। तो इसका नाम है अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके पहले वाले टॉपिक का नाम था प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन, जैसा कि हम जानते हैं, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश किसी चिकने तल पर पड़ता है तो टकरा करके वापस उसी माध्यम में चला जाता है। तो ये निश्चित नियमों के अंतर्गत होता है। इसी प्रकार अब हम प्रकाश के विषय में पढ़ेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, परावर्तन का मतलब होता है टकरा करके लौटना, और अपवर्तन का मतलब होता है इधर उधर घूम जाना। तो सामान्य रूप से अब हम पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के विषय में। तो प्रकाश जब एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, ध्यान देना, माध्यम का तात्पर्य यहाँ पर उस पदार्थ से है जिसमें प्रकाश गति कर सके। जैसे हम कांच के डिब्बे में अंदर से देखें तो बाहर दिखाई देता है, बाहर से देखें तो अंदर दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार से पानी में अगर हम घुस करके देखें तो कुछ दूरी तक दिखाई देता है, परंतु उतना नहीं दिखाई देता है जितना कांच में दिखाई देता है। इसी प्रकार से मोम से लगे हुए कागज़ या घिसे हुए कांच या तेल से डूबे हुए कागज़ या जो सामान्य पन्नी वगैरह हम लोग प्रयोग करते हैं, इसमें भी देखें तो प्रकाश की पारगम्यता जो है अलग अलग होती है। कुछ अन्य पदार्थ होते हैं जिनमें से प्रकाश जो है बिल्कुल पार नहीं जा सकता, जिन्हें हम अपारदर्शी कहते हैं। अपारदर्शी, अर्धपारदर्शी और पारदर्शी। इस प्रकार से प्रकाश के पार करने की स्थिति के आधार पर तीन प्रकार के पदार्थ होते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सीमा पर जब वो प्रकाश पहुँचता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। जिस दिशा में सीधे जाना चाहिए उस दिशा में सीधे न जा करके थोड़ा इधर या उधर घूम जाता है। यहाँ पर कुछ हम लोगों के जीवन से संबंधित उदाहरण है। जैसे पानी में डूबी हुई छड़, अगर हम देखें कि उसका कुछ हिस्सा पानी में डूबा है और कुछ हिस्सा पानी के बाहर है, तो हम देखते हैं कि पानी के तल पर उसके नीचे की छड़ हल्की सी झुकी हुई दिखाई देती है, टेढ़ी दिखाई देती है। ठीक इसी प्रकार जैसे पारदर्शी खूब साफ स्वच्छ जल हो और वो किसी बाल्टी में भरा हो और उसकी पेंदी में आप एक सिक्का डाल दें और ऊपर से आप देखें तो वह सिक्का थोड़ा सा ऊपर, वास्तविक ऊंचाई से थोड़ा ऊपर उठा दिखाई देता है। तो ये सब स्थितियां जो हैं, उदाहरण जो हैं, अपवर्तन के ही हैं। हम लोग इसके विषय में अब डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसकी परिभाषा हो गई। अब जैसे मान लीजिए कि माध्यम के रूप में हम लोग यहाँ पर कोई दो माध्यम को अलग करने वाली सीमा रेखा लेते हैं। ये
सीमा पृष्ठ। मान लीजिए कि ऊपर वायु है और नीचे कोई अन्य पदार्थ ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हम कांच ले लेते हैं, कांच। इसके ऊपर वायु है और इसके नीचे कांच है। ये जो है दोनों को अलग करने वाली सीमा रेखा है। तो यहाँ पर जब कोई प्रकाश की किरण, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई प्रकाश की किरण है, स्रोत है, अब ये एक ऐसी रेखा है जो कि इस पृष्ठ के लंबवत है, सीमा पृष्ठ। अब यहाँ पर कोई प्रकाश की किरण मान लीजिए कि ऐसे यहाँ पर पड़ रही है, यानी आपतित हो रही है। तो अब यहाँ तक तो इसकी रेखा दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में ही गति करता है। लेकिन जैसे ही ये वायु से कांच में प्रवेश करेगा, उसी समय ये जो है अपने मार्ग से थोड़ा इधर हो जाएगा या उधर हो जाएगा। इसके विषय में हम आगे डिटेल में जानेंगे। तो ये जो है अभिलंब की दिशा है, यानी पृष्ठ के लंबवत। और ये जो अभिलंब से कोण बनाने वाली प्रकाश की किरण है, इस कोण को हम आपतन कोण कहेंगे I, और इस कोण को हम अपवर्तन कोण कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R, और ऊपर वाले को एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अब इसकी परिभाषा के अनुसार हम लोग यहाँ पे विचार करेंगे कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपने मुख्य मार्ग से विचलित हो जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये सिंपल सी बात है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मुख्य मार्ग से या मुख्य दिशा से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो जिस प्रकार हम लोगों ने परावर्तन को पढ़ा था, तो उसके अंतर्गत हमने देखा था कि परावर्तन की क्रिया जो है कुछ निश्चित नियमों के अंतर्गत ही होती है, जिसे हम प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यह भी कुछ निश्चित नियमों के अंतर्गत ही होता है, अर्थात ये नियमांतर्गत
भौतिक विज्ञान के सिद्धांत हैं और उन नियमों की अवहेलना होने पर ये घटनाएं नहीं घटेंगी। तो इस प्रकार हम अब पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अपवर्तन के नियम तो जिस प्रकार से प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम थे, ठीक उसी प्रकार प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। पहला नियम तो एकदम जस्ट प्रकाश के परावर्तन के एक नियम की तरह ही है, जिसको हम लोग सीधे लिख लेते हैं कि आपातित किरण का मतलब जो किरण आ रही है, आपातित किरण, ये पहला नियम है। आपातित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होते हैं, यानी यहाँ पे ध्यान देना, ठीक इसी प्रकार से हम लोगों ने परावर्तन का नियम पढ़ा था कि जिसमें हमने कहा था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये इसका भी पहला नियम है कि इसमें आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब दूसरा नियम है नियम 2, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या। ज्या एक त्रिकोणमितीय शब्द है और इसको हम लोग जानते हैं, इसे हम साइन फंक्शन के रूप में जानते हैं। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है। नियत होता है, यह नियतांक पहले माध्यम के सापेक्ष यह नियतांक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के
अपवर्तनांक के बराबर होता है। के बराबर होता है। तो अब देखिए ध्यान से, जैसे उसमें परावर्तन के दो नियम थे, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे अपवर्तन के भी दो नियम हैं। यहाँ पर पहला नियम परावर्तन के नियम जैसा ही है। अब दूसरा नियम जो है उसे हमें ध्यान देना है कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है और यह नियतांक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। तो अब देखिए, अर्थात अगर आपतन कोण I है और अपवर्तन कोण R है तो तब ये हो जाएगा दूसरा नियम, साइन I बटा साइन R ये बराबर हो जाएगा n, जहाँ n जो है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक क्या होता है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप अपने नोटेशन के लिए समझ लें कि यह नियतांक है और इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। केवल दूसरे नियम को ही इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। यह स्नेल का नियम है, ध्यान दीजिएगा। पहले नियम को नहीं, केवल दूसरे नियम को ही हम स्नेल के नियम से बोलते हैं। तो आपतन कोण की ज्या यानी साइन I, जो कि त्रिकोणमिति में हम लोग विधिवत जानते हैं, साइन I और साइन R का अनुपात जो है नियत होता है, वो परिवर्तित नहीं होता है कब तक, जब तक कि माध्यम को न बदला जाए। इसीलिए कहा जाता है कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। तो ये जो है प्रकाश का अपवर्तन, और इस नियम के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि प्रकाश की किरण कैसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से हट जाती है। अब यहाँ पर इसमें थोड़ा इसकी विस्तृत व्याख्या हम लोग सुन लेते हैं कि जैसे प्रकाश की किरण जब एक माध्यम में प्रवेश करती है, तो अब यहाँ पर प्रकाश के विषय में हम लोगों ने पहले ही अपने लेक्चर में पढ़ा था कि प्रकाश जो होता है छोटे छोटे ऊर्जा के कणों से मिल करके बना होता है, जिन्हें हम लोग फोटॉन कहते हैं। और एक निश्चित रंग वाले प्रकाश की जो कणों की ऊर्जा होती है वो एक निश्चित प्रकार की होती है, निश्चित होती है। आगे की क्लासों में हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम सिद्धांत, जिसे भौतिक विज्ञान का क्वांटम सिद्धांत कहा जाता है, जिसके अंतर्गत प्रकाश के विभिन्न गुणों को उसके विभिन्न प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर उसके संरचना की बात कही गई है कि प्रकाश जो है ऊर्जा के छोटे छोटे कणों से बना हुआ है और जिन्हें हम फोटॉन कहते हैं, और इनकी ऊर्जा होती है ये जैसे मान लीजिए बहुरंगी प्रकाश है, जैसे सूर्य का प्रकाश है, तो इसमें सूर्य के प्रकाश में कई रंग होते हैं और इन रंगों के आधार पर अलग अलग रंगों के प्रकाश के कणों की अलग अलग ऊर्जा होती है। और ये प्रकाश जो है तरंग के रूप में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, और इसके बारे में भी हम अपनी उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो ये जो प्रकाश के कण होते हैं, ऊर्जा के पैकेट्स जो होते हैं, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो तरंग के रूप में जाते हैं, और तरंग के रूप में जाने के कारण इनकी अपनी एक आवृत्ति होती है, जैसा कि हम लोग कक्षा 9 में या कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं। तरंग के नेचर के आधार पे कि तरंग की आवृत्ति होती है, तरंग की तरंग दैर्घ्य होती है, तरंग की चाल होती है, तो तरंग का आवर्तकाल होता है, तरंग की ऊर्जा होती है। इन सबके आधार पर जब हम प्रकाश के कणों को तरंग के रूप में मान करके चलते हैं, तो जब वे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं तो माध्यम के कणों से
उलझते हैं और उलझ करके चलने के कारण इनकी चाल धीमी हो जाती है। और जैसा कि हम जानते हैं प्रकाश की अधिकतम चाल जो है निर्वात में या वायु में होती है, जो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से ये प्रकाश के कण जो होते हैं निर्वात में या वायु में चलते हैं। तो जब ये किसी माध्यम में प्रवेश करते हैं तो माध्यम के कणों से उलझने के कारण इनकी चाल जो है वो कम हो जाती है। किसकी तुलना में? निर्वात की तुलना में। तो निर्वात की तुलना में कम हो जाती है इनकी चाल। तो जब इनकी चाल कम हो जाती है तो इनका जो झुकाव गमन की दिशा होती है वो गमन की दिशा परिवर्तित हो जाती है और उस परिवर्तन के कारण ही ये अपने मुख्य मार्ग से इधर या उधर हो जाते हैं। तो यहाँ पर यही बात ध्यान देने की है कि प्रकाश की किरण कैसे जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मुख्य मार्ग से क्यों विचलित हो जाती है, इसकी यही व्याख्या है। तो यहाँ तक हम लोगों का अब ये क्लास का ये अंक पूरा हुआ। इसके आगे का डिटेल में अध्ययन हम लोग अगले अंक में करेंगे।